11th और 12th वालों के लिए जो ये छोटा सा किताब है, पतला सा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया है। बस एक मॉडर्न इंग्लिश बचा हुआ था, ये हम लोग आज पढ़ेंगे पूरा और अच्छे से समझेंगे। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे इस वीडियो से। अगर नहीं सीखिएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ सीखा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी। अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और ये जो चैप्टर्स हैं ये भी मैं पढ़ा दूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर 5। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ, 15वीं शताब्दी से अभी तक की जो इंग्लिश है इज़ कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, इसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। इट इज़ नाउ प्रैक्टिकल टू डिवाइड दिस पीरियड इनटू मॉडर्न इंग्लिश 1 and 2। इस पीरियड को अब प्रैक्टिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। मॉडर्न इंग्लिश 1 मतलब शुरू का मॉडर्न इंग्लिश और अभी का मॉडर्न इंग्लिश। फॉर द सिंपल रीज़न, और इसका कारण जो है, रीज़न जो है वो एकदम सिंपल है, साधारण सा है, दैट कि सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन and outside England in the last 500 years have affected the structure and the use of English। लास्ट के 500 सालों में जो इंग्लैंड के अंदर और इंग्लैंड के बाहर जो ये सामाजिक, ये तकनीकी और ये जो राजनीतिक जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसने प्रभाव डाला है इंग्लिश के यूज़ और इंग्लिश के स्ट्रक्चर पे, इंग्लिश के उपयोग और इंग्लिश के बनावट पे जो प्रभाव डाला है, इसकी वजह से हम इंग्लिश को, मॉडर्न इंग्लिश को दो भागों में बांट सकते हैं। बट इट्स बेसिक नेचर हैज़ नोट अल्टर्ड मच, लेकिन इसका जो बेसिक नेचर है, जो इसका आधारभूत जो प्रकृति है, नेचर है, वो ज़्यादा नहीं बदला है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू चार्ट द कोर्स ऑफ दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का जो कोर्स है, मतलब इस लैंग्वेज का जो, इस भाषा का जो कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है, उसका लेखा करना, उसका चार्ट बनाना एक इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है ऑफ दिस लैंग्वेज ओवर द ईयर्स एंड अंडरस्टैंड हाउ इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ इन द वर्ल्ड, कि इसने किस तरह खुद को दुनिया में एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया है, इसको समझना। और सालों में, कई सालों में इंग्लिश ने खुद को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया है, ये समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और किस रूप में स्थापित किया है? इन द वर्ल्ड एज एन इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज, ये अंतर्राष्ट्रीय लिंक लैंग्वेज के रूप में इसने खुद को स्थापित कर दिया है। लिंक लैंग्वेज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जो लैंग्वेज एक दूसरे को जोड़ता है, लिंक करता है एक दूसरे देश को, उसे लिंक लैंग्वेज कहते हैं। और इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो दुनिया के सभी देशों को एक धागे में बांधती है। एंड अ पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी, और ये जो इंग्लिश है वो लिटरेरी एक्टिविटी का पावर हाउस है, जो साहित्यिक जो क्रियाकलाप है, मतलब यहाँ पर रोज़ नए नए साहित्य बनते हैं। टुडे, आज, इंग्लिश ऑक्यूपाइज एन इनविएबल पोजीशन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑल वर्ल्ड फोरम्स। दुनिया के सभी मंचों पर, दुनिया के सभी जो बड़े बड़े संगठन हैं, वहाँ पर इंग्लिश ने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में खुद को ऑक्यूपाई किया है, खुद का उस पर अधिकार जमा दिया है, ठीक है। इनविएबल का मतलब होता है गहरा अधिकार। ऑक्यूपाइज एन इनविएबल पोजीशन, एक गहरा स्थिति, और ऑक्यूपाइज का मतलब होता है जमाना, अधिकार जमाना। इंग्लिश ने जमाया है दुनिया के अनेक मंचों पर। सच एज द यूएनओ, जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, जो मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, दुनिया में सिक्योरिटी बनाने के लिए, एक देश से दूसरे देश में एक दोस्ताना व्यवहार के लिए ये संगठन जो बना था, इसमें इंग्लिश का यूज़ होता है। एंड ऑल इट्स सब्सिडियरी यूनिट्स, और इसकी जितनी भी सब्सिडियरी यूनिट है, ये सारी जो है ये इसी का, यूएनओ का ही पार्ट है। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया में स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, अलग अलग दवाइयों का आविष्कार करती है।
इस बार भी आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना के समय में भी WHO ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 190 देशों का संगठन है। जो संगठन अगर किसी देश को रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये संगठन उस देश को मदद करती है। सार्क है, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसके जो मेंबर्स हैं, जो एशिया के, साउथ एशिया के जो मेंबर हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सारे इस देश के मेंबर हैं। और ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो दुनिया के लेबरों का, मजदूरों का संगठन है, जो उनके सुरक्षा का, उनके अधिकार का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। आर ऑल यूजिंग इंग्लिश, ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। इन इंडिया टू, इंडिया में भी वी आर ग्रेजुअली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश, हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश पर निर्भर होते जा रहे हैं। फॉर ऑफिशियल, सोशल एंड कॉमर्शियल पर्पसेस, जो ऑफिस का जो काम हो या समाज का जो अगर काम हो, या फिर कोई कॉमर्शियल वर्क है, किसी ऑफिस या किसी व्यापार का, बिजनेस का जो काम होता है, उसमें इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा किया जाने लगा है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फर्दर स्ट्रेंथन, जो ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है, वैश्वीकरण, जो दुनिया एक दूसरे से, जो पूरी दुनिया एक मंच पर आकर के मिल गई है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, बिजनेस करना एकदम आसान हो चुका है। इस चीज़ ने स्ट्रेंथन, बहुत ज़्यादा मजबूत किया है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश, इंग्लिश के लर्निंग, इंग्लिश सीखने और इंग्लिश के यूज़ करने का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो ज़रूरी है, उसको बहुत मजबूत किया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फॉर एवरीडे एक्टिविटीज़, प्रतिदिन की एक्टिविटी के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, या फिर आप अपने घर में ही, घर से बाहर निकलिए, तो आप अगर गौर करेंगे तो बिना इंग्लिश के दिन बिताना मुश्किल हो जाता है। कई जगह आपको इंग्लिश देखने और इंग्लिश समझने की ज़रूरत पड़ती है। द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स, जो इंडियन लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो क्विक लर्नर हैं, इंग्लिश को लेकर के इंग्लिश जल्दी सीख जाते हैं। ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज इस लैंग्वेज के क्विक लर्नर हैं, क्योंकि एज डिस्कस्ड अर्लियर, पहले ही डिस्कस किया जा चुका है, पहले ही पिछले चैप्टर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वी बिलोंग टू द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली, कि हम और जो इंग्लिश लैंग्वेज है और हम लोग जो हैं वो सेम इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंडो यूरोपियन फैमिली के बारे में मैंने बहुत विस्तार में बताया है, आप लोग पुराना वीडियो जरूर देखें पिछले चैप्टर का। इंग्लिश इज बीइंग टाउट एंड लर्नड विद ऑल सीरियसनेस इन कंट्रीज, इंग्लिश जो है पूरे सीरियसनेस के साथ, पूरे एकदम सीरियस होकर के पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, सीखा जाता है। जैसे चाइना में, जापान में, कोरिया और इंडोनेशिया में लोग इंग्लिश सीखने पर पूरा जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो विकसित देश हैं और वे एक देश से दूसरे देश में बिजनेस भी करते हैं, तो उन्हें एकदम जोर दे करके इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। द इंडियन एडवांटेज ऑफ नोइंग, और इंडियन के साथ जो भारतीय लोग हैं उनके साथ जो एडवांटेज है, जो फ़ायदा है, एक्स्ट्रा जो फ़ायदा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, उसे एडवांटेज कहते हैं। इंग्लिश जानने का, इंग्लिश बोलने का और इंग्लिश लिखने का, करेक्ट इंग्लिश लिखने का, विल ग्रेजुअली डिज़अपियर, वो धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। मतलब इंग्लिश जो है इंडिया से धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इफ़, अगर द फ्यूचर जनरेशन्स, जो हमारे आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है, ऑफ यंग इंडियंस, जो युवा जो भारतीय हैं, डू नॉट सीरियसली टेक अप द चैलेंजिंग टास्क, वो अगर सीरियस होकर के, गंभीर होकर के, ये जो वर्ल्ड लैंग्वेज इंग्लिश जो है, वर्ल्ड लैंग्वेज मतलब ये जो इंग्लिश है, इस पर मास्टरी, इस पर मतलब महारत हासिल करने का जो ये चैलेंजिंग टास्क है, ठीक, ये जो चुनौतीपूर्ण टास्क है, ये अगर भारत के जो युवा वर्ग है वो अगर नहीं लेते हैं, इसे चैलेंज के रूप में नहीं सीखते हैं, तो हमारा इंडिया इंग्लिश के सीखने के मामले में पिछड़ जाएगा। और यकीन मानिए, अगर हम इंग्लिश पर जोर नहीं देंगे तो हम इन दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक, तो दुनिया के साथ अगर आगे बढ़ना है तो इंडिया के लोगों को इंग्लिश सीखने पर जोर देना ही पड़ेगा।
द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वन was largely helped by the introduction of the printing technology in 1476। 1476 ईस्वी में जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, प्रिंट करने वाली जो तकनीक है वो जब आया, उसका जब इंट्रोडक्शन हुआ लोगों के सामने, इसने मॉडर्न इंग्लिश को जन्म दिया। मॉडर्न इंग्लिश उसी दिन से स्टार्ट हो गया, मॉडर्न इंग्लिश का फेज 1 पहला भाग। दिस एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। इसने इंग्लिश के स्टैंडर्ड स्पेलिंग और स्टैंडर्ड उच्चारण को स्टैब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया। उससे पहले इंग्लिश को किसी भी तरह से प्रोनाउंसिएट कर दिया जाता था, किसी तरह से उसका स्पेलिंग में सही नहीं था, कोई उस किसी वर्ड का स्पेलिंग कुछ लिख दिया, किसी ने किसी उस वर्ड का स्पेलिंग कुछ लिख दिया। लेकिन जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई उसके बाद एक वर्ड की स्पेलिंग फिक्स कर दी गई, फिक्स हो गई। इट ऑल्सो अलाउड अपॉर्चुनिटीज टू मोर पीपल टू राइट एंड गिव वाइडर सर्कुलेशन टू दियर राइटिंग्स। इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने अलाउ किया, अनुमति दिया, अवसर प्रदान किया, अपॉर्चुनिटी दिया टू मोर पीपल, ज़्यादा लोगों को, टू राइट लिखने के लिए, एंड गिव वाइडर सर्कुलेशन टू दियर राइटिंग्स, अपने लेखन को एक लंबी चौड़ी जो सर्कुलेशन है, एक जो चौड़ी सर्कुलेशन है, मतलब उसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद लोगों की पुस्तकें सिर्फ उसी जगह पर नहीं पढ़ी जाने लगी, देश से बाहर भी पढ़ी जाने लगी। दिस वाज फैसिलिटेटेड by the rise of literacy in England, and by the end of the 17th and 18th century the reading public had grown considerably। This was facilitated। facilitated का मतलब होता है सुविधा प्रदान करना। इस चीज़ ने, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने सुविधा प्रदान किया। बाय द राइज ऑफ लिटरेसी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में की जो साहित्य है उसमें जो विकास हुआ प्रिंटिंग की वजह से, एंड और बाय द एंड ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंत तक द रीडिंग पब्लिक हैड ग्रोन, और ये जो इंग्लिश पढ़ने वाली जो पब्लिक है वो बढ़ गई कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब होता है एकदम बढ़िया तरीके से, जो पब्लिक है, इंग्लिश की जो पब्लिक है पढ़ने वाली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद। अदर मेजर फैक्टर्स, और जो दूसरे जो मुख्य फैक्टर हैं, जो तथ्य हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के विकास में कंट्रीब्यूट करने वाली, योगदान करने वाली जो अदर दूसरे जो फैक्टर हैं, दूसरे जो कारक हैं, तथ्य हैं, वेयर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड एज अ मैरी टाइम पावर। जब वो दूसरा फैक्टर क्या है कि इंग्लैंड जो है वो एक समुद्री शक्ति के रूप में जब विकास किया इंग्लैंड ने। समुद्री शक्ति का मतलब इंग्लैंड जब एक समुद्र लांघ करके जब इंग्लैंड ने दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया, तो इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज क्यों आई? क्योंकि इंडिया में अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया, इसलिए ना इंडिया में इंग्लिश आई। और अगर इंडिया के लोग इंग्लैंड में 200 सालों तक राज किए होते तो इंग्लैंड के लोग तेरे को मेरे को कर रहे होते। बात समझे? हाँ, तो उन लोगों ने हम पर राज किया, तो स्वाभाविक है अगर कोई 200 सालों तक राज करे किसी जगह पर तो उनकी लैंग्वेज तो हमारे अंदर आ ही जाएगी। यही कारण है कि इंग्लिश हम लोगों को मिली। और ऐसी बात नहीं है कि कोई कोई बुरा लैंग्वेज मिला। इंग्लिश आपको पूरी दुनिया से जुड़ने का मौका देता है। बिना इंग्लिश जाने आप दुनिया से जुड़ने में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको बहुत सुविधा मिलेगा, ठीक है, और आसानी होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि आप अभी 11th 12th में हैं, तो आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सुविधा होने वाली है आने वाले दिनों में। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश अम्पायर, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य है, जो राज्य था, जो अंग्रेज़ों का जो पावर था, वो जो एक्सपेंस हुआ, वो जो बढ़ा, एंड द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन, और व्यापार वाणिज्य और जो कल कारखाने हैं, जो बिजनेस है, जो व्यापार है, और जो कम्युनिकेशन है, जो संचार का जो सब माध्यम है, जो वार्तालाप का जो माध्यम है, ये जैसे जैसे विकास किया उस हिसाब से इंग्लिश धीरे धीरे, इसकी वजह से भी इंग्लिश बढ़ गई
और इंग्लिश आज पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में स्थापित है। टू मेजर वेल नोन इवेंट्स इन यूरोप, यूरोप में जो दो मुख्य जो जाने माने जो इवेंट हुए, जो घटनाएं हुई, नेमली द रेनेसेंस, रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। एंड द रिफॉर्मेशन, और ये जो सुधार हुआ अलग अलग चीज़ों में, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री के मामले में जो सुधार हुआ, कम्युनिकेशन के मामले में, कॉमर्स के मामले में जो रिफॉर्मेशन हुआ, हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को दूर तक पहुंचाने में इसने प्रभावित किया, इसने प्रभाव डाला, इंग्लिश लैंग्वेज को दूर तक पहुंचाने में मदद किया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इट कैन वेल बी अंडरस्टूड दैट, ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि द रैपिड रेट ऑफ चेंज, ये जो चेंज, ये जो परिवर्तन का जो तीव्र गति है, जो तीव्र दर है, परिवर्तन का तीव्र दर जो है, रैपिड रेट जो है ग्रोथ और विकास का, एंड डेवलपमेंट मेड द इंग्लिश रियलाइज, इंग्लिश को ये जो धीरे धीरे ये जो दुनिया में परिवर्तन हो रहा था, कॉमर्स के लाइन में, इंडस्ट्री के लाइन में, कम्युनिकेशन के लाइन में, ये जो रैपिड चेंज हो रहा था, रैपिड ग्रोथ हो रहा था, रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था, मेड द इंग्लिश रियलाइज, इंग्लिश लैंग्वेज को महसूस हुआ कि दैट दियर वोकेबुलरी, कि उनका जो शब्दकोश है, उनकी जो डिक्शनरी है, लैक्ड द वर्ल्ड, उनके पास शब्दों का अभाव है, टू एक्सप्रेस दीज न्यू आइडियाज़, ये जो नए नए विचार हैं, इन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, इन आइडियाज़ को लोगों के सामने रखने के लिए इनके पास वर्ड्स ही नहीं है, वर्ड्स का अभाव है। एंड और टेक्निक्स, और ये जो नई नई तकनीकें जो आविष्कार जो हो रहे थे उस समय, उन टेक्निक्स को लोगों को बताने के लिए, उन टेक्निक्स के लिए यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स का अभाव था इंग्लिश के पास, तो इंग्लिश को ये महसूस हो गया। दस इसलिए बिगैन अनदर फेज ऑफ रैपिड बोरोइंग फ्रॉम लैटिन, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, शामिल करना मांग करके, तो ये जो रैपिड तीव्र गति से इंग्लिश ने क्या किया, उधार लेना शुरू कर दिया अलग अलग वर्ड्स, नए नए वर्ड्स, किस किस से, लैटिन लैंग्वेज से, फ्रेंच लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से, इटालियन, स्पेनिश एंड अदर लैंग्वेज, इटालियन, स्पेनिश और बाकी भाषाओं से इंग्लिश ने शब्द उधार लेने लगे, शब्द चुराने लगे। इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज ने लगभग 50 अलग अलग लैंग्वेज से शब्द उधार लिए, क्योंकि इनके पास शब्दों का अभाव था। और आज जो लैंग्वेज से जो शब्द लिए, लोगों को कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो दूसरे लैंग्वेज का वर्ड है। इस तरह से वो वर्ड्स जो हैं वो घुल मिल गए इंग्लिश के साथ और आज यूज़ किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, different 50 different languages including words from the languages of Asia and Africa, एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश से भी लैंग्वेजेस, उनके लैंग्वेजेस, इन दोनों जगह के लैंग्वेजेस से भी वर्ड्स उधार लिए गए। सम ऑफ दीज बोरोइंग्स आर गिवन बिलो, कुछ उधार लिए गए शब्द नीचे दिए गए हैं। हाउ एवर, यद्यपि, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये याद करना इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि देयर वॉज अ ग्रुप, कि एक ग्रुप था, एक समूह था, विच ऑब्जेक्टेड टू दिस पर्पस, जिसे इस पर्पस के लिए ऑब्जेक्ट किया गया था, लगाया गया था इस उद्देश्य के लिए। एंड दे केम टू बी नोन एज द प्यूरिस्ट्स, और उस ग्रुप को प्यूरिस्ट कहा जाता था जो अलग अलग भाषाओं से वर्ड्स इंग्लिश में ला रहे थे। उन ग्रुप को, उस ग्रुप को प्यूरिस्ट्स कहा जाता था। बट दे वेयर अनेबल टू स्टॉप द इनफ्लो ऑफ फॉरेन वर्ड्स इनटू द इंग्लिश वोकेबुलरी, लेकिन जब दूसरे वर्ड्स से, जो फॉरेन वर्ड्स हैं, जो फॉरेन वर्ड्स जब इंग्लिश में आने लगे, इनफ्लो होने लगा, अंतर प्रवाह जब होने लगा, तो वे लोग उसे रोकने में नाकाम हो गए, मतलब अनेबल थे, मतलब नहीं रोक पाए। और वे लोग कुछ वर्ड्स को लाने के बजाय बहुत सारे वर्ड्स, अनचाहे वर्ड्स जो नहीं भी लाना चाहते थे, वो वर्ड्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज से ये सारे वर्ड्स, जो कैप्सूल है, डैप्ट, एप्रोप्रिएट, लूनार, वाइडस, कोरोना वाइडस, ये सारे वर्ड्स, ये देखिए फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स, हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश में आ चुके हैं और
पता भी नहीं चलता है लोगों को जब वो यूज़ करते हैं कि वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। खैर, हमको उससे क्या, हमको तो बस इंग्लिश सीखना है, ठीक। लेकिन आपको अगर ये भी बस ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसका नाम ही है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की कहानी, कि इंग्लिश खुद को कैसे आज कहाँ से कहाँ एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा आज पूरे दुनिया में बोली जा रही है। क्यों, ये आप पता कीजिए, इस पर थोड़ा सोचिए, विचारिए। अगर इंडिया के लोग इन चीज़ों पर विचार करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारी हिंदी भी एक वर्ल्ड लैंग्वेज का रूप ले ले, अगर हम इस पर काम करें तो। लेकिन ऐसा हम देख नहीं रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि लोग इस पर काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। लेकिन खैर, हम इंग्लिश सीखना आसान है दोस्तों, आप लोग भी ट्राई करें, सीख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं ग्रामर के बारे में। ए सिग्निफिकेंट फैक्ट टू रिमेंबर इज़ दैट, एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो हमें याद रखना चाहिए कि वाइल द वोकेबुलरी ऑफ अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, जब शुरुआत के जो मॉडर्न इंग्लिश के जो वोकेबुलरी थे, जो वर्ड्स थे, अंडरवेंट रैपिड चेंजेस, जब तीव्र गति से चेंज हो रहे थे, तीव्र चेंज के से गुजर रहे थे, परिवर्तन से गुजर रहे थे, द ग्रामर रिमेन्ड फेयरली कंजर्वेटिव, ग्रामर नहीं बदल रहा था इंग्लिश का, बस वर्ड्स नए नए आ रहे थे, लेकिन ग्रामर सेम टू सेम वही था, ठीक। ग्रामर कंजर्वेटिव था, ग्रामर जो है वो बदल नहीं रहा था। द ग्रामर ऑफ दिस फेज इज मार्क्ड मोर बाय सर्वाइवल ऑफ सर्टेन यूजेस एंड फीचर्स देन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म्स, कि ये जो ग्रामर है इस फेज का इज मार्क्ड मोर बाय सर्वाइवल ऑफ सर्टेन यूजेज, ये जो कुछ निश्चित जो आवश्यक जो यूजेज हैं इंग्लिश के, एंड फीचर्स जो अलग अलग जो विशेषताएं हैं, उनको हम इस तरह से समझ सकते हैं। इस ये जो विशेष जो आवश्यक यूज़ और आवश्यक विशेषताओं का जो सर्वाइवल है, ये जो जिंदा है, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म्स, और नए नए फॉर्म्स जो इंग्लिश के आए, ये सब तो आए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि ग्रामर कंजर्वेटिव था, ग्रामर नहीं बदला उसका, इसलिए शायद आज इंग्लिश खुद को जिंदा रख पाया है। द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर वाज टेकिंग प्लेस इन वेज, और ग्रामर के विकास ने खुद को उस तरीके से, उस रास्ते में, उस तरीके से खुद को टेक प्लेस किया, खुद को जिंदा रखा, खुद को भाग लिया, विच जो डिड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, जिसने इस भाषा के आधारभूत स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ भी प्रभावित नहीं किया। देयरफॉर, इसलिए रीडर्स कैन रीड एंड इंटरप्रेट टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड विदाउट मच डिफिकल्टी, इसलिए ओल्ड लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश के जो रीडर्स थे, पुराने इंग्लिश के जो रीडर्स थे, वो भी आसानी से, इजीली, बिना किसी, विदाउट मच डिफ़िकल्टी, बिना किसी अधिक कठिनाई से इस पीरियड के टेक्स्ट को, इस पीरियड की इंग्लिश को आराम से पढ़ सकते थे, आराम से समझ सकते थे, ठीक है। वेल नोन लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के जाने माने कुछ साहित्यिक काम जिसने इंग्लिश की ज़िंदगी बदल दी, ठीक है। जैसे कुछ ऑथर थे और उनके कुछ वर्क्स, कुछ पुस्तकें थी, जैसे एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, बेन जॉनसन, शेक्सपियर, उनकी किताबें फेरी क्वीन, डॉक्टर फॉस्टस, एसेज, वॉल्पोन, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एट्सेट्रा। ये सारी किताबें इस पीरियड की बहुत महत्वपूर्ण किताबें थी, ठीक है। आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में चैप्टर नोवेल और नोवेलिस्ट भी पूछता है, वो इसी बुक से रहता है, और उसका पीडीएफ है मेरे पास। अगर आप टेलीग्राम पर चैनल में जुड़े हैं तो आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप टेलीग्राम पर जो चैनल है ट्यूटोरियल प्लानट सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा तो मैं वो पीडीएफ डाल दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ऑथर और वो नोवेलिस्ट और वो उसके नोवेल के। उसके बाद है द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, बाइबल का जो ऑथोराइज्ड वर्जन है, ठीक, जो एकदम प्रिंटेड बाइबल था, एंड शेक्सपियर्स राइटिंग्स, और शेक्सपियर की जो किताबें थी, जो लेखन थी, ऑल्सो हेल्प्ड, इन सारी चीज़ों ने भी मदद किया
इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, इंग्लिश को आसान बनाने में, इंग्लिश को आगे बढ़ाने में। द एवव राइटर्स, और ऊपर में जो राइटर्स के नाम हैं, जो जो लेखक हैं ऊपर में लिखे गए, ऑफ द फेमस एलिजाबेथन एज, और ये सारे जो राइटर्स हैं ऊपर में लिखे गए, ये सब एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। मतलब एलिजाबेथ जो है वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, पहली जो क्वीन एलिजाबेथ थी, रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की, उनके समय के ये राइटर्स हैं ऊपर में जो है। विद दियर लिटरेरी जीनियस, उनकी जो लिटरेरी जीनियस है, उनकी जो साहित्यिक जो बुद्धि है एकदम जीनियस वाली जो किताबें हैं, ट्रांसफॉर्म द लैंग्वेज, उसने इंग्लिश को पूरी तरह से बदल के रख दिया, इंग्लिश के भाग्य को पूरी तरह से बदल के रख दिया। एंड ब्राउट अबाउट अनप्रेसिडेंटेड क्रिएटिविटी, और एक बेमिसाल जो क्रिएटिविटी है, जो क्रियाकलाप है, एक बेमिसाल क्रियाकलाप, एंड इन्वेंटिवनेस, और एक जो आविष्कारशीलता है, जो एक अलग अलग कुछ अलग अलग लिखने का जो आविष्कार है, जो अलग अलग किताबें, अलग अलग सोच की किताबें, अलग अलग तरह की किताबें लिखने का जो आविष्कार हुआ, अलग अलग वर्ड्स का जो आविष्कार हुआ, और इसके यूज़ में जो अलग अलग तरह का जो परिवर्तन हुआ, वो इन्हीं लोगों ने लाया। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान, ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, ये जो ऑगस्टन एज है वो 18वीं शताब्दी के शुरू में आधे में शुरू हुआ और ये करीब 1740 ईस्वी तक चला। ठीक है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑर्डर एंड रेगुलेशन, इस समय एक एकदम स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत जो है ऑर्डर, एक क्रम और रूल रेगुलेशन जो है, क्रमबद्धता का जो सेंस, जो बोध है वो हुआ। इंग्लिश में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और रेगुलेशन आया। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, एक तीव्र विषमता जो है, एक तीव्र विषमता में, टू द स्पिरिट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उस समय, जो ये जो अलग अलग आविष्कार हो रहे थे, अलग अलग प्रयोग जो हो रहे थे, उसके उत्साह में, उसके काम में जो तीव्र जो परिवर्तन था, जो तीव्र विषमता थी, एंड एडवेंचर ऑफ द प्रीवियस 2 सेंचुरीज, और पिछली 2 शताब्दियों में जो एडवेंचर्स हुए, जो साहसिक कार्य किए गए इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, इसमें एकदम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और रेगुलेशन लाया गया, दिखाया गया। ये नहीं कि स्पेलिंग के साथ, ग्रामर के साथ, सब स्ट्रक्चर के साथ लिखे गए किताबें ये सब थी। द नीड्स ऑफ ए डिक्शनरी, अब उस समय एक डिक्शनरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि इंग्लिश के पास एक बहुत बड़ी डिक्शनरी नहीं थी। एंड ग्रामर, एक अच्छा ग्रामर भी चाहिए था कि कोई लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज का एक अपना डिक्शनरी होना चाहिए, उस लैंग्वेज का एक अपना ग्रामर होना चाहिए, रूल रेगुलेशन होना चाहिए। अगर कोई सीखना चाहे तो कोई पैटर्न होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए, तभी ना कोई सीखेगा। आपको हिंदी सीखना है, आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में आपको करेक्ट लिखना है, इंग्लिश करेक्ट पढ़ना है, इंग्लिश करेक्ट बोलना है, तो आपको ग्रामर पढ़ना होगा। तो ग्रामर ही नहीं था अच्छा उस समय। वॉज, इसका जो नीड है, जो ज़रूरत है, वॉज फेल्ट, ये अनुभव हुआ ग्रेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में, ऑगस्टन एज में, 18th सेंचुरी में इसकी आवश्यकता महसूस हुई। सो दैट, ताकि स्पेलिंग्स कुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, स्पेलिंग को एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल सके, एंड करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर वुड बिकम पॉसिबल, और ग्रामर का जो करेक्ट यूज है वो संभव हो सके। द ऑफन हर्ड इडियम, ये अक्सर जो मुहावरा है ये सुना जाता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। प्रूव्ड टू बी करेक्ट, ये साबित हो गया। इन 1755, 1755 ईस्वी में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नाम के जो राइटर थे उस समय, पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित किया, लिखा, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी, ये किताब का नाम था, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए आवश्यकता हुई और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये किताब लिख भी दी, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, विच कंटेन्ड ओवर 40,000 वर्ड्स, जिस किताब में करीब 40,000 वर्ड्स इंग्लिश के थे, एंड दियर मीनिंग्स, और उसकी मीनिंग्स भी थी, उस सारे वर्ड का अर्थ भी दिया गया था। द वर्क टुक 7 years टू कंप्लीट, और ये किताब लिखने में करीब 7 साल का समय लगा।
द सेकेंड नीड वॉज फुलफिल्ड बाई द 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस। और ये जो दूसरा नीड था, दूसरी आवश्यकता थी ग्रामर की, वो 18वीं शताब्दी के ग्रामेरियन जो ग्रामर लिखते हैं उनके द्वारा पूरी कर दी गई। सम ऑफ दीज ग्रामर बुक्स वेयर, उसमें से कुछ ग्रामर की किताबें जैसे प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग जिसके राइटर विलियम लॉफ्टन 1734 में ये किताब आई थी। द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द ब्रिटिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और इसके राइटर्स जोसेफ प्रिस्टी, रॉबर्ट लोथ, जेम्स बुचमैन, लिंडले मरे, ये सारे राइटर और ये ग्रामर की किताबें और अलग अलग ग्रामर की किताबें। देखिए उसी समय में 18th सेंचुरी में यह सारी किताबें आ गई। जो ज़रूरत थी ज़रूरत पूरी हो गई। दीज ग्रामर्स हैड 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स, इन ग्रामर्स के 3 मुख्य उद्देश्य थे। फर्स्ट, पहला, टू कोडिफाई द रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस के जो रूल्स हैं उसे कोडिफाई कर देना, उसे एकदम कोडिफाई करने का मतलब कोई चीज़ कोडेड रहता है, मतलब वो समझ से परे है, पहेली की तरह है, उसको उस पहेली को सुलझा देना कि इंग्लिश का सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। ठीक, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, इंग्लिश के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर कर देना कि ये स्ट्रक्चर कैसे बैठता है। आप लोग टेंस सीखते होंगे तो स्ट्रक्चर याद किए होंगे, वो स्ट्रक्चर सब करना, ये इसी सारे ग्रामर्स ने पूरा किया। सेकंड और दूसरा, टू डिस्कस पॉइंट्स एंड डिसाइड केसेस ऑफ डिवाइडेड यूजेस एंड फाइनली, और दूसरा क्या था कि पॉइंट को डिस्कस करना, इंग्लिश के हर एक सेंटेंस का जो पॉइंट है उसको डिस्कस करना, ये कैसे है, ये रूल कैसे काम करता है, ये रूल, ये सेंटेंस कैसे बनता है, एंड डिसाइड केसेस ऑफ डिवाइडेड यूजेस, और अलग अलग जो यूज़ हैं उसके केस को डिसाइड करना, निर्णय करना, एंड फाइनली, और आखिरकार, टू प्रेस्क्राइब रूल्स फॉर करेक्ट यूजेस, और करेक्ट यूज़ के लिए जो नियम है वो लोगों को प्रदान करना, प्रेस्क्राइब करना, लोगों को सलाह देना, प्रदान करना, एक रूल, एक नियम इंग्लिश सीखने के लिए। द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश वेयर स्ट्रेंथन बाई दिस, और इंग्लिश की जो फाउंडेशन है, इंग्लिश की जो नींव है उसे मजबूत किया गया किनके द्वारा? मेथड्स, इन सारे मेथड के द्वारा। मैनी ऑफ द कन्वेंशंस, इनमें से कई जो परंपरा है, जो रूल्स हैं, नाउ एक्सेप्टेड, अब एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, इन प्रेजेंट डे, वर्तमान दिन में, प्रेजेंट डे ग्रामर, आपके क्लास के जो ग्रामर हैं उस ग्रामर में, उन किताबों के, वो 1700 ईस्वी की जो 18वीं शताब्दी की जो किताबों में इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स थे, उन ग्रामर के रूल्स को अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। वेयर ओरिजिनली स्टेटेड इन दीज बुक्स, जो इन किताबों में मुख्य रूप से लिखे गए थे, उन रूल्स को आज के ग्रामर में एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कंक्लूजन। अब आते हैं कंक्लूजन पे। द 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस, 18वीं शताब्दी के ग्रामेरियंस मतलब ग्रामर लिखने वालों ने, शेयर द स्पिरिट ऑफ द एज, इस एज की भावना को शेयर किया लोगों के साथ। टू एस्टेब्लिश ऑर्डर इन लैंग्वेज, इस भाषा में एक ऑर्डर, एक क्रम स्थापित करने के लिए। ठीक है, आफ्टर व्हाट दे शॉ, बाद में उन लोगों ने देखा, एक काओटिक पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड एक्सपेरिमेंट, एक विस्तार और एक प्रयोग का जो एक काओटिक पीरियड था, एक अराजक उथल पुथल वाला जो काल था, वो उन लोगों ने देखा। दे फेल्ट दैट, उन लोगों ने महसूस किया कि ग्रामर कुड बी अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द लैंग्वेज, ग्रामर जो है वो लैंग्वेज को संरक्षित करने, बचाने का साधन है। एंड कंसिडर्ड दियर रोल्स एज ऑथोरिटेटिव बट, और उन लोगों ने समझा कि ग्रामर का रोल जो है वो एक आधिकारिक रूप से होना चाहिए। बट लेकिन देयर एक्सिस्टेड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन अमॉन्ग राइटर्स एंड ग्रामेरियंस, लेखक और जो ग्रामेरियंस थे उनके ओपिनियन के बीच, उनके सोच, उनकी जो सोच थी उनके बीच में अंतर थी। स्वाभाविक है, दो राइटर के सोच के बीच में तो अंतर होगा ही, जो दो सामान्य लोगों के सोच अलग होते हैं तो दो राइटर्स के तो सोच अलग ओपिनियन अलग होंगे ही। दिस स्टोरी अबाउट द चेंजेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो ये परिवर्तन, वृद्धि और विकास की जो कहानी है, लार्जली टुक प्लेस विद इन द एरिया कॉल्ड द ब्रिटिश
आइल्स, आइलैंड्स का शॉर्ट फॉर्म आइल्स, वो इंग्लैंड के आइलैंडों के बीच में था। आफ्टर मतलब इंग्लैंड के आइलैंड में ही इंग्लिश बढ़ रहा था, वहीं पर फल फूल रहा था। आफ्टर 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद द इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड लीविंग द शोर्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लिश लैंग्वेज ने इंग्लैंड के समुद्री तट को छोड़ना शुरू किया। मतलब अब इंग्लिश इंग्लैंड के समुद्री किनारों को छोड़ करके दूर देशों में फैलने लगा। इट ट्रेवल्ड टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लगभग दुनिया के हर भाग में, हर क्षेत्र में इसने यात्रा की, हर देश में यह पहुंचा। एंड वाज सून टू बिकम अ वर्ल्ड लैंग्वेज, और शीघ्र ही वर्ल्ड लैंग्वेज, दुनिया का लैंग्वेज बन गया। मैनी सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स, कई सामाजिक जो राजनीतिक जो इवेंट्स हुए, जो कार्यक्रम हुए, वेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए उत्तरदायी थे। दिस द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश 2, यही मॉडर्न इंग्लिश 2 का काल था। मतलब जब इंग्लैंड के लोग, जब अंग्रेज दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाने लगे, दूसरे देशों में अपना राज्य स्थापित करने लगे, तो ये मॉडर्न इंग्लिश 2 का फेज स्टार्ट हो गया। द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये जो विस्तार और ये जो विविधता का ये जो विविधता थी इंग्लिश की, ऑफ इंग्लिश, इन द 19th एंड 20th सेंचुरीज, 19वीं और 20वीं शताब्दी में, इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया गया है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग चेक कर लीजिएगा कैसा लगा वीडियो। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारे चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।